नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। इसके दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये सब हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, और इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सच्ची खबरों का कार्यक्रम सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। यूपी ला रहा है कोटा से छात्र, मगर मजदूरों की चिंता नहीं। हर राज्य के 3 जिलों में ही हैं कोरोना के 69% मामले। अमेरिका में प्रतिबंध हटाने के लिए प्रदर्शन, ट्रंप ने भी भड़काया। थल सेना के बाद नौसेना में पहुंचा कोरोना, 21 नौसैनिक संक्रमित। केंद्र ने राज्यों से कहा रोहिंग्या शरणार्थियों का पता लगाएं। तो मित्रों, ये थी आज की प्रमुख खबरें, और अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसको विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रहे छात्रों को वापस लाने में जुट गए हैं। यूपी सरकार द्वारा कुल 300 बसें भेजने की योजना है। कुछ बसें कोटा पहुंचकर लौट भी चुकी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने छात्रों को लाने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दूसरे राज्यों को भी अपने बच्चे वापस ले जाना चाहिए। हालांकि बिहार और झारखंड ने इसका विरोध किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लॉकडाउन के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। वहीं सोशल मीडिया पर इसको भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि गरीब मजदूरों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाने को तैयार रहते हैं, मगर सरकार उनकी सुध नहीं लेती। तो ये एक अजीब सा विरोधाभास देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, उसको एक्सटेंड किया 3 मई तक, और कहा कि 20 मई के बाद थोड़ा थोड़ा उसमें छूट दी जाएगी जहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम है या जहां बढ़ नहीं रहा है कोरोना का संक्रमण। लेकिन इधर कुछ राज्य हैं जो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और उनमें उत्तर प्रदेश सरकार भी है। उसने कोटा में बसें भेजकर उत्तर प्रदेश के जो छात्र वहां कोचिंग ले रहे हैं उनको बुलाना शुरू कर दिया है। कुछ बसें वहाँ से छात्रों को लेकर वापस भी लौट गई हैं। 300 बसें वो भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने भी उसके देखा देखी अपने बच्चों को बुलाने का सिलसिला शुरू कर रहे है वहाँ की सरकार, और उसने राजस्थान सरकार से बात भी की है। जाहिर है कि जब ये 2 राज्य कर रहे हैं तो और राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मामला कहाँ रह जाएगा। अब देखिए, नीतीश कुमार ने जो आपत्ति दिखाई है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रावधान है, जो नियमावली है, उसका सरासर उल्लंघन है, और जो कि है भी, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को बसों में भरकर ले जाएंगे तो जाहिर है कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। झारखंड सरकार ने भी विरोध किया है। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब दूसरे राज्य अपने छात्रों को ला रहे हैं तो हमारी सरकार को भी ये करना चाहिए। तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी इससे जुड़ जाती है अपने बच्चों को लाने की, और जो नहीं लाएंगे उनको अपने राज्यों में विपक्षी दलों से के प्रहार झेलने पड़ेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, और जो बहुत ही मार्मिक पहलू है, कि हमारी राज्य सरकारें विदेशों से, हमारी सरकार पहले तो विदेशों से चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर लोगों को लाती है और उन्हीं के ज़रिए संक्रमण फैलता है बहुत ज़्यादा। फिर आप देखिए कि ये जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ये दरअसल मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कोटा में कोचिंग लेना। उनके माँ बाप के पास इतना धन है कि अपने बच्चों को कोटा भेजकर वो कोचिंग दिलवा सकते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रे के काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो इधर उधर फंसे हुए हैं, उनकी सुध ये सरकारें नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के तो सबसे ज़्यादा मजदूर देश भर में मिलेंगे आपको। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य हैं जहां से सबसे ज़्यादा मजदूर जाते हैं। फिर छत्तीसगढ़ के भी मजदूर अब आपको बहुत सारे राज्यों में काम करते हुए मिलेंगे। तो इन मजदूरों की चिंता किसी राज्य को नहीं हो रही है। इन मजदूरों के दुख दर्द को कोई महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये गरीब तबके से आते हैं, ये इनमें उतनी चेतना नहीं, इनमें मीडिया में अपनी बात रखने का उतना तजुर्बा नहीं है, सलीका नहीं है, और ना ही मीडिया इनको उतना
भाव देता है, बल्कि मीडिया इन पर टूट पड़ता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हों। अब जबकि कोटा से मजदूर छात्रों को लाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार इस तरह की इजाज़त दे रही है, इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल को नष्ट करने वाला। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विरोधाभास हमें जो वर्ग है, अमीर मध्य वर्ग, उसके और निम्न वर्ग के बीच देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो हम कोरोना से संक्रमण की लड़ाई कर रहे हैं, उसमें कहीं ये रुकावट खड़ी कर रहा है। और आइए आज की अब दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जो कोरोना से रिलेटेड जितने भी आंकड़े आए हैं, जब उनका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि किसी भी राज्य में कोरोना वायरस के 69% मामले, यानी हर 10 में से 7 मामले उसके केवल 3 ज़िलों में मौजूद हैं। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन घटाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के काम करने के तरीके में सरकार के लिए ये ट्रेंड काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। वहीं अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करें तो यहाँ इस वक्त 4200 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और इन तीनों राज्यों में तो संक्रमण के करीब 80% मामले 3 ज़िलों में मौजूद हैं। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जब ये 70% मामले केवल 3 ज़िलों में हैं, तो क्या 3 ज़िलों में भी प्रशासन, वहाँ की सरकार ठीक ढंग से लॉकडाउन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, टेस्टिंग के ज़रिए, ट्रेसिंग के ज़रिए और ट्रीटमेंट के ज़रिए क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं? जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल का मामला लीजिए, लगातार वहाँ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार ठीक ढंग से उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। जब राजस्थान की सरकार ने किया, भीलवाड़ा को जिस तरह से उसने सील करके और फटाफट वहाँ कार्रवाई करके कंट्रोल कर लिया, ये काम मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी जो 3 ज़िले हैं, जैसे मुंबई तो है ही, पुणे में जिस तरह से बढ़ा है, पुणे को भी कंट्रोल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। तो एक तो ये है कि जब इतने सीमित इलाकों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो हमारी सरकारें वहाँ क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं? अगर ये संक्रमण बाकी ज़िलों में फैल जाए तब क्या होगा? सिर्फ 3 ज़िलों में जब नहीं कर पा रही तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा अगर वहाँ ये संक्रमण फैलने पाया तो एक तो ये कि सरकारों की अक्षमता ये साबित करती है और संसाधनों का अभाव भी इससे पता चलता है। राज्य सरकारों के पास फंड की कमी है, इस वजह से वो ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं, ये भी पता चलता है। वहाँ के नेतृत्व में भी कमज़ोरी है, केंद्रीय नेतृत्व में भी कमज़ोरी है, केंद्र की तरफ से भी उन्हें सही राय, सही दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं। तो एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर 3 ज़िलों में ही ये सीमित हैं ये सारे केसेस, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम लॉकडाउन से धीरे धीरे करके फेज़ वाइज निकल सकते हैं। जहां जिन ज़िलों में बहुत कम है संक्रमण, वहां सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे उन राज्यों में, उन ज़िलों में गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार जो प्लान कर रही है कि 20 अप्रैल के बाद या 20 अप्रैल से कई जगह पर जहाँ पर संक्रमण का प्रभाव कम है या कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ आर्थिक शुरू करेंगे, छोटे मोटे काम धंधे करने वालों को छूट दी जाएगी। तो ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बात उसके पक्ष में जा सकती है। हालांकि इसमें पूरा जोखिम है, क्योंकि आप जिन ज़िलों को अभी उतना संक्रमित नहीं मान रहे हैं, ये गतिविधियां शुरू होने के बाद वो भी उस तरफ जा सकती हैं। तो ये ख़तरा इसमें मौजूद है, लेकिन शायद सरकार को लगता है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस तरह के जोखिम लेने ज़रूरी हैं, अन्यथा पूरा काम ठप हो जाएगा। छोटे मोटे काम करने वाले लोगों के सामने जो मुसीबतें आ रही हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। हालांकि कायदा तो ये कहता है कि अभी लॉकडाउन कुछ समय तक और चलना चाहिए, क्योंकि और इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, जो छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले हैं, उनको कम से कम 3 से 6 महीने तक सपोर्ट करके उनको घरों में ही रहने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये एक कहना चाहिए कि दुविधा वाली स्थिति है, धर्म संकट वाली स्थिति है सरकार के लिए। लेकिन
अब देखते हैं कि 20 अप्रैल के बाद जो बाकी ज़िले हैं इन राज्यों में, जहां अभी 3 ज़िलों में ही 70% मामले सिमटे हुए हैं, उनका हश्र क्या होता है, वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये हमें अभी कुछ समय इसको जांचने परखने में लगेगा। और आइए अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ चलते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, बड़ा दिलचस्प मामला है अमेरिका का, कि अमेरिका के विभिन्न राज्यों में लोग सड़कों पर कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियां हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके उलट स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों का कहना है, जो एक्सपर्ट हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि ये पाबंदियां अभी ज़रूरी हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्यों से कहा है कि वे अपने हिसाब से प्रतिबंधों को हटाएं। हालांकि वे प्रदर्शनकारियों को भड़काने वाले ट्वीट भी कर रहे हैं। साफ है कि वे राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए हैं। वैसे प्रदर्शनकारियों की बेचारगी समझी जा सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बीते कुछ हफ्तों में 2.20 करोड़ लोगों ने श्रम कार्यालय में बेरोजगारों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए आवेदन किया, जिसका मतलब है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, यानी इतने लोगों की नौकरी जा चुकी है। तो अब ये देखिए कि एक तरफ तो सारे लोग कह रहे हैं कि अभी वहाँ पर जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और लॉकडाउन को बढ़ाकर रखना चाहिए, अभी हटाना नहीं चाहिए। लेकिन ये राजनीति का खेल वहाँ शुरू हो गया है कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर हैं जिन स्टेट्स में, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े ताकि संक्रमण न फैले। लेकिन जहां आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं और वो इन राज्यों में जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको भड़का रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और इन सारे प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए। अब देखिए, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, लिबरेट मिशिगन, लिबरेट मिनेसोटा, लिबरेट वर्जीनिया, इस तरह के ट्वीट किए उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काने के लिए। ये जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि ये रिपब्लिकन पार्टी के कंजर्वेटिव और गोरे लोग हैं। वो लोग इस प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी लड़ाई है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं उनको वो डेमोनाइज करना चाहते हैं, उनका दानवीकरण, उनको खलनायक बनाना चाहते हैं। और ये सारा पूरा जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, उसके मद्देनज़र हो रहा है। और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप तो खुल्लम खुल्ला हैं ही, उनके पीछे उनकी जो पूरे कैंपेन मैनेजर होंगे वो लगे होंगे, उनकी जो पूरी चुनाव की स्ट्रेटजी वाली टीम होगी वो लगी होगी, रिपब्लिकन पार्टी के भी बहुत सारे लोग लगे होंगे। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी का एक हिस्सा इसको पसंद नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि लॉकडाउन अभी बढ़े ताकि संक्रमण और न फैले। तो ये एक मतलब आँख से खेलने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लोगों को भड़काकर इन प्रतिबंधों के खिलाफ। क्योंकि अगर संक्रमण और बढ़ा, और इसकी आशंकाएं हैं क्योंकि अभी अमेरिका में कंट्रोल होता हुआ दिख नहीं रहा है, रोज़ अभी पिछले 24 घंटे में भी 4000 मौतें वहाँ हुई हैं। तो ये इस माहौल में जब इतने सारे खतरे मौजूद हैं, सारे मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई है, सारे जो स्टेट के गवर्नर हैं ज़्यादातर वो इस पक्ष में हैं कि अभी पाबंदियाँ जारी रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप दोहरा खेल खेल रहे हैं, दो मुहा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो गवर्नर से कहते हैं कि आप अपने से फैसले लो, और दूसरी तरफ अपने समर्थकों और अपने जो प्रशंसक हैं, जो ज़्यादातर गोरे हैं और जो ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के हैं, जो ज़्यादातर रूढ़िवादी हैं, उनको भड़काकर एक माहौल बना रहे हैं इन राज्यों में, वहाँ की सरकारों के खिलाफ, वहाँ के गवर्नर के खिलाफ। और जाहिर है कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी को परास्त करने के लिए वो ये सारा चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन इससे उनकी क्षुद्र राजनीति और उनका क्षुद्र व्यक्तित्व दोनों सामने आ रहा है कि उनका नेतृत्व कितना कमज़ोर है, उनकी लीडरशिप स्टाइल कितनी घटिया है कि वो इस हद तक जा सकती है, इस हद तक नस्लवादी हो सकती है, इस तरह से वो जन विरोधी हो सकती है। ये देखने वाली बात है। अभी गैलप का पोल आया था, उसने भी बताया था कि केवल 25-30% ही लोग हैं जो ये प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। 66% लोग वहाँ के चाहते हैं कि ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़े, अभी ये जारी रहे। तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो तो ट्रंप के साथ नहीं हैं, लेकिन ट्रंप इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में।
और आइए अब रुख करते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ। भारतीय नौसेना के 21 जवानों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें मुंबई स्थित नौसेना अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब कोरोना संक्रमण की चपेट में नौसेना के लोग आ गए हैं। ये सारे लोग INS आंग्रे के आवासीय परिसर में थे। इन लोगों के संपर्क में आए तमाम लोगों का पता लगाया जा रहा है ताकि उनकी जांच की जा सके। इसके पहले थल सेना में 8 सैनिकों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर आई थी। तो ये कोरोना वायरस अब धीरे धीरे हमारी सेनाओं में भी घुसपैठ कर रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि सेना में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो साझा होती हैं, जो कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं, उनका इस्तेमाल हमारे जवान करते हैं। जैसे शौचालय वगैरह कॉमन होते हैं, जो सोने की व्यवस्था होती है उसमें इस तरह के कॉमन स्पेस होता है, फिर खाने पीने का बंदोबस्त भी उसी तरह का होता है। तो यहाँ इन लोगों के बीच सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ये बड़ी एक चुनौती है। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कराने की एक बड़ी चुनौती है। फिर जो गतिविधियां हैं सेना की उनको रोका नहीं जा सकता, और रोका जा सकता है तो किस हद तक रोका जा सकता है ये जो सेना के अधिकारी हैं उनको तय करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह का और किस हद तक का लॉकडाउन सेना के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि कम से कम सोशल इंटरेक्शन हो हमारे फौजियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, और कोरोना वायरस उसको चपेट में न ले। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कोरोना का संक्रमण दूसरे देशों में भी सेना में फैला है। अमेरिका के एक शिप में रूजवेल्ट में फैला था, उसको पूरा क्वारंटाइन करना पड़ा। फ्रांस के में भी उनके नौसेना में इस तरह से फैला। तो ये बहुत चिंता की बात है, बहुत सावधान और सतर्क रहने की बात है कि सरकार इस मामले में कोई ढीलम ढाली न करे और सैन्य अधिकारों को अतिरिक्त सजगता के साथ इसे डील करना पड़ेगा। और अब रुख करते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने राज्यों में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों का जल्द से जल्द पता लगाएं और उनकी स्क्रीनिंग कराएं। मंत्रालय ने कहा है कि हो सकता है कि कुछ रोहिंग्या शरणार्थी तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आए हों। मंत्रालय ने कहा है कि कई रोहिंग्या शरणार्थी अपने कैंपों में नहीं हैं। मंत्रालय की ओर से राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमास और दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की है और उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। तो एक ये चिंता की बात है, लेकिन आश्चर्य की भी बात है कि शरणार्थियों को जहां रखा गया था क्या उन पर कोई निगरानी नहीं थी, क्या उन पर उनकी देखरेख नहीं हो रही थी, कैसे ये शरणार्थी आम लोगों में जाकर घुल मिल गए, कैसे, जबकि सरकार ख़ास तौर पर रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में बहुत सख्ती का रुख दिखाती रहती है क्योंकि ये मुसलमान हैं और मुसलमानों से अतिरिक्त प्रेम है हमारी सरकारों को, तो वो इस मामले में ज़्यादा सख्ती भी दिखा रहे थे। इसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि रोहिंग्या शरणार्थी वहाँ से निकल कर और तबलीगी जमात के इज्तिमास में, पता नहीं ये सच्चाई है कि नहीं है, ये एक राजनीतिक हथकंडा भी हो सकता है केंद्र सरकार का कि रोहिंग्याओं को भी जोड़ा जाए जमात से और फिर कोरोना से। ये कुछ भी संभव है जिस तरह का माहौल हमारे देश में है, लेकिन फिर भी एक सावधानी बरतने के तौर पर तमाम राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि वो किस तरह से इसमें अपनी एक भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स देकर, अपने लाइक और शेयर के ज़रिए बताइएगा। सुनिए सच में, ये था आज का सच। हम कल फिर हाजिर होंगे कल का सच लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।